डियर स्टूडेंट्स, हम बातचीत कर रहे थे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। उसमें दो विधियां हमने कर ली, एक इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा था नॉर्मल फॉर्म। आज थर्ड फॉर्म हम करने जा रहे हैं, थर्ड विधि हम करने जा रहे हैं जिसमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। क्या है ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर में परिवर्तन की माना d2y over dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस q y इज इक्वल टू r, जहां p q r x के फलन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। इसको सॉल्व करने का थर्ड मेथड के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर जो है x, उसको हम z में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर वन बिकम्स, अभी हमें कोई फंक्शन पता नहीं है कि हम z का मान कितना लेंगे x के रूप में, वो हम बाद में निकालेंगे कंडीशन लगा करके। ठीक है, तो एक इस रूप में बदल जाती है। सपोज d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस d1 dy ओवर dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। नंबर 2, जहां p1 इज इक्वल टू d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx बटा dz बाई dx का होल स्क्वायर, q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, और r1 इज इक्वल टू r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये इस ढंग से ये इक्वेशन बदल जाती है। और जो यहाँ ये जो फलन आते हैं p1 q1 r1 z के फलन, यानी कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बदल लिया। अब ये z अभी तक हमने स्वेच्छ माना हुआ है कि z को कितना माने x के रूप में, कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, वो इस रूप में बदले। तो यहाँ या तो ये अचर राशियां आ जाएं, ये अचर राशि आते ही क्या बन जाएगा, ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगा। क्लियर है ये लाइन है, ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगा। क्लियर है ये लाइन है, और उसको हम जो अर्लियर जो विधियां हैं उनके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी स्थिति बने कि ये चीज जीरो हो जाए और इसको हम कुछ मान लें p, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाए। कुछ ऐसा हम इनको मान लें अपने तरीके से, तो हमारी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड नंबर की है जो प्राप्त हो रही है, वो इस रूप में प्राप्त हो जाए जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। क्लियर है ये लाइन है, या फिर ये समघात के रूप में बदल जाए। ठीक है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनमें से किस ढंग से इसको चूज करें। जनरली हम इससे कंडीशन से स्टार्ट करें कि इसको हम अचर मान लें और फिर z का मान x के रूप में निकाल लें, या इसमें ये राशि जीरो हो जाए और ये जो राशि है q1 या तो अचर बच जाए या समथिंग अपॉन z स्क्वायर के रूप में बच जाए, तो ये समघात के रूप में बदल जाएगी। क्लियर है ये लाइन है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपने को ये फार्मूले याद रखने हैं, क्लियर, ये वैल्यूज याद रखनी है और इनके हिसाब से हम सवाल करेंगे। तो सेकंड समीकरण संख्या 2 को पूर्व में बताई गई विधि अनुसार हल कर सकते हैं।
कर सकते हैं। क्लियर है ये लाइनें? किस तरह करें, एक सवाल करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएंगी ये चीज़ें। सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, cos x d2y over dx स्क्वायर प्लस sin x dy over dx माइनस 2y cos स्क्वायर x cos क्यूब x सॉरी इज इक्वल टू 2 cos की पावर 5 x। क्लियर है ये लाइन है? मैं इस cos x से भाग लगा दूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, d2y over dx स्क्वायर प्लस sin अपॉन cos मीन्स tan x dy by dx माइनस 2y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos की पावर 4 x नंबर 1, जहां what is p is tan x, q is minus 2 cos square x, r is 2 cos की पावर 4x। क्लियर है ये लाइन है? और अब माना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, स्वतंत्र चर जो है x, उसको हम किस में बदल दें, z में बदल दें। यानी कि माना स्वतंत्र चर x को z में बदलने पर क्या आता है, इक्वेशन नंबर 1 becomes d2y over dz square plus p1 dy over dz plus q1 y is equal to r1 नंबर 2, जहां p1 is equal to यही क्वांटिटी क्या कि d2z over dx स्क्वायर प्लस p dy over dx सॉरी dz over dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है? q इज इक्वल टू q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz over dx का होल स्क्वायर और r1 इज इक्वल टू r अपॉन dz over dx का होल स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है? हम क्या करें, हम मान लें कि q की वैल्यू क्या है, माइनस 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है? और मैं ये चाहता हूं कि q1 कांस्टेंट आ जाए, यानी मैं q1 पहले से मान लूं, माना q1 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? तो माइनस 2 इज इक्वल टू q की वैल्यू माइनस 2 cos स्क्वायर x ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है? मैंने इसका यूज कर लिया है, अपनी तरफ से मान लिया है। यही अपने को डिसाइड करना है कि अपन किस ढंग से इसको माने। माइनस 2 से माइनस 2 खत्म और dz बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर, तो मैं इसे cos x ले लूं और चिन्ह पॉजिटिव रख लेता हूं। कोई सा भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं पॉजिटिव रख रहा हूं। तो ये क्या आ गया, dz इज इक्वल टू cos x dx और z इज इक्वल टू sin x। क्लियर है ये लाइन? cos x का समाकलन sin x। इसमें मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मैं z का मान x के रूप में फिक्स चाहता हूं, एक निश्चित मान चाहता हूं, उसमें स्वेच्छाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैंने निकाल दिया कि यदि मैं z ये मान करके इस इक्वेशन में रखूं तो ये इक्वेशन किस रूप में बदल जाएगी कि यहाँ तो आ जाएगा -2 कांस्टेंट आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, ये और चेक कर लेते हैं हम। तो dz by dx इज इक्वल टू ये है d2z over dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू cos x का अवकलज माइनस sin x। क्लियर है ये लाइन है? और अब क्या करें, हम आगे के मान निकाल लेते हैं। क्या है,
P1 is equal to d2z over dx square means minus sin x और प्लस p की जगह tan x into dz by dx is equal to cos x upon dz by dx का होल स्क्वायर मीन्स cos x का होल स्क्वायर और ये कितना आ गया साइन अपॉन कोस, कोस से कोस कट जाएगा और क्या बचेगा साइन बचेगा और ये माइनस साइन खत्म हो गया और इसका मान शून्य आ गया। और इसी प्रकार r1 का मान r अपॉन r का मतलब 2 cos की पावर 4 x अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x से यहाँ cos स्क्वायर बच जाएगा यानी कि 2 cos स्क्वायर x। अब ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, स्वतंत्र चर क्या है z है, तो इस r1 का मान z के रूप में लिखना, x के रूप में नहीं। स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिखते हैं और फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। तो यहाँ क्या आना चाहिए z इज इक्वल टू साइन x है तो ये 2 into 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैं यूँ बदल दूँ और r1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 into 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। और अतः सेकंड से हमारे को जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई वो क्या हुई d2y ओवर dz स्क्वायर और ये वैल्यू 0 और q1 का मान माइनस 2y इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस जेड नंबर 4। क्लियर है ये लाइन है। जब हमने ऐसा कर दिया तो ये क्या प्राप्त हो गई एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट प्राप्त हो गई विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर है ये लाइन है। और जब ऐसा हो गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी सहायक समीकरण m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। क्लियर है ये लाइन है। और देयरफॉर CF कितना आएगा C1 e की पावर रूट 2 z प्लस C2 e टू द पावर माइनस रूट 2 z। क्लियर है ये लाइन है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, स्वतंत्र चर z है तो यहाँ z लिखा है। और फिर विशिष्ट समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। ये 2 बाहर और ये 2 यहाँ से भी बाहर माइनस का 2 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर माइनस 1 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। और ये 2 से 2 खत्म माइनस और 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ और 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। क्या आ गया मेरे पास में, मिटा दूं यहां से। विशिष्ट समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस चिन्ह बाहर और 1 माइनस जेड स्क्वायर और माइनस 1/2 और डी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर कितना आएगा 1 का अवकलज तो 0 और जेड स्क्वायर का 2 बार अवकलज, एक बार करेंगे 2z दोबारा करेंगे तो 2 इंटू 2 और ये 2 से 2 खत्म माइनस 1 और ये 1 खत्म और केवल जेड स्क्वायर बच गया। और अब कितना आएगा अतः इस इक्वेशन का हल देयरफॉर 4 का हल कितना हुआ y इज इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर रूट 2 z प्लस C2 e टू द पावर माइनस रूट 2 z और प्लस z स्क्वायर और अब z का मान रख दे हम y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर रूट 2 और z बराबर कितना था sin x। क्लियर है ये लाइन है। कितना आएगा sin x प्लस C2 e टू द पावर माइनस रूट 2 sin x और प्लस साइन स्क्वायर x। क्लियर है। ये इसका पूर्ण हल होगा आंसर। तो मेरे हिसाब से विधि समझ में आई कि हमने स्वतंत्र चर z को z के रूप में बदला और बदलने पर हमें जो चीज मिली वो किस ढंग से मिली कि
जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी, यानी कि अचर गुणांकों वाली थी, और जिसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। क्लियर है ये लाइन है? इस प्रकार हम इस विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर में